गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा पॉलीमर का पार्ट सेकंड चलेगा आज से। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। पहले दो क्लासिफिकेशन हमने कर लिए हैं और उनमें पहला क्लासिफिकेशन था बेसिस ऑन सोर्स ऑफ ओरिजिन, और दूसरा था इसी के साथ दूसरा क्लासिफिकेशन था सोर्स ऑन बेसिस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर। अब आज हम तीसरा टाइप देख रहे हैं क्लासिफिकेशन का, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। किस प्रोसेस से पॉलीमर को बनाया जाता है उसके बेसिस पे हम पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन पॉलीमर्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है एडिशन पॉलीमर्स, एडिशन एडिशन पॉलीमर्स, और दूसरा होता है कंडेंसेशन पॉलीमर्स। एडिशन पॉलीमर्स में क्या होता है कि जो मोनोमर यूनिट्स होती है जो डायरेक्टली ऐड होती है और उससे क्या बनता है? पॉलीमर बनता है। उसमें कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकलता है। जबकि कंडेंसेशन पॉलीमर्स में क्या होता है, जो मोनोमर यूनिट होती है वो डायरेक्टली ऐड होती है तो उससे क्या बनता है? पॉलीमर बनता है, लेकिन बाहर एक स्मॉल मॉलिक्यूल निकलता है रिएक्शन में। तो इसमें क्या होता है, जितने जैसे मोनोमर यूनिट्स है 100 मोनोमर यूनिट्स है, उनके ऐड होने से अगर कोई पॉलीमर बना है तो उसका जो मोलिकुलर वेट होगा, जो इसका मोलिकुलर वेट होगा वो डायरेक्ट प्रोडक्ट के मोलिकुलर वेट के बराबर होगा। इसमें क्या होगा, कंडेंसेशन पॉलीमर में जो जैसे 100 जो मोनोमर यूनिट्स ऐड हुई है, 50 ये मान लो, 50 ये मान लो ऐड हुई है, जिससे जो पॉलीमर बना है उसमें कुछ मोनोमर यूनिट्स का यूज़ हुआ है और कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स बाहर निकले हैं। तो इसका जो मोलिकुलर वेट होगा वो डायरेक्टली मोनोमर यूनिट्स के मोलिकुलर वेट के बराबर नहीं होगा, उससे कुछ लेस होगा, उससे कुछ लेस वेट होगा। देखो हम इनको वन बाय वन देखते हैं। पहले हैं एडिशन पॉलीमर्स। एडिशन पॉलीमर्स एडिशन पॉलीमर्स क्या होते हैं, जिनमें दो या दो से टू या मोर देन टू मोनोमर यूनिट्स डायरेक्टली ऐड होती है। क्या होती है? डायरेक्टली ऐड होती है और उससे क्या बनता है? पॉलीमर। डायरेक्टली ऐड होती है और उससे क्या बनता है? पॉलीमर। लेकिन इसमें जो मोनोमर यूनिट्स यूज़ होती है, जो मोनोमर यूनिट्स यूज़ होती है वो मोस्टली कौन सी होती है? जिनके अंदर क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, और कौन सा हो सकता है? ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। वो मोनोमर यूनिट्स जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो किससे बनती है? एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन भी क्या होती है? दो टाइप के होते हैं एडिशन पॉलीमर। एक तो होमोपॉलीमर, एक होता है होमोपॉलीमर, और एक होता है हेटेरोपॉलीमर। हेटेरोपॉलीमर होमोपॉलीमर वो होते हैं जिसमें सेम मोनोमर यूनिट हो, सेम मोनोमर यूनिट यूज होती है, जिसमें सेम मोनोमर यूनिट यूज होती है। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम पॉलीथीन का। एग्जांपल होता है ना पॉलीथीन। पॉलीथीन किससे बनी होती है? पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, इथिन का मतलब क्या होता है? ये एक मोनोमर यूनिट है, ये एक मोनोमर यूनिट है। जैसे अगर पॉलीथीन को देखें हम तो वो किससे बनती है? एथीन से। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके एन मोलिक्यूल्स जब आपस में कंबाइंड होते हैं, जब एन मोलिक्यूल्स आपस में कंबाइंड होते हैं तो क्या होता है? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 करके हम ऐसे बाहर एक यहाँ पर बॉन्ड और यहाँ पर बॉन्ड लगा के एन लगा देते हैं। ये क्या है? मोनोमर यूनिट्स। इसका नाम है इथीन। इसका नाम क्या है? ये एक पॉलीमर है, इसका नाम है पॉलीथीन। तो इसमें क्या हो रहा है, जो मोनोमर यूनिट्स यूज हो रही है वो किसकी हो रही है? केवल इथीन की। एक ही प्रकार की जब मोनोमर, सेम मोनोमर यूनिट, यानी या हम कह सकते हैं सिंगल मोनोमर यूनिट, सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट, एक ही टाइप की जब मोनोमर यूनिट किसी पॉलीमर को बनाने में यूज होती है, एक ही टाइप की मोनोमर यूनिट से अगर पॉलीमर बनता है तो उसको अपन कहते हैं होमोपॉलीमर, जिसमें एक ही टाइप की मोनोमर यूनिट्स यूज होती है। जैसे इसमें इथीन यूज हुई है, उससे पॉलीथीन बना है। तो एक ही टाइप की अगर मोनोमर यूनिट यूज हो और डायरेक्टली ऐड होती है तो उसको अपन होमोपॉलीमर कहते हैं, जो एडिशन पॉलीमर का फर्स्ट पार्ट है। दूसरा होता है हेटेरोपॉलीमर। इसका अपन ऐसे जो वर्ड है हेटेरो, हेटेरो का मतलब क्या होता है? मोर देन वन, मोर देन वन। हेटेरो का मतलब होता है मोर देन वन। जब एक से ज्यादा मोर देन वन टाइप की क्या होती है? मोनोमर यूनिट्स यूज होती है। मोनोमर यूनिट्स यूज होती है किसी पॉलीमर को बनाने में, तो उसको कहते हैं हम क्या? हेटेरोपॉलीमर्स।
हेटेरोपॉलीमर्स में क्या होते हैं, एक से ज़्यादा टाइप की मोनोमर यूनिट्स यूज होती है पॉलीमर बनाने में, उसको हेटेरोपॉलीमर्स कहते हैं। होमो में क्या था, केवल एक ही प्रकार की मोनोमर यूनिट थी, उससे पॉलीमर बन रहा था पॉलीथीन। इसमें क्या होगा, एक से ज़्यादा टाइप की मोनोमर यूनिट यूज होगी, उससे क्या बनेगा, पॉलीमर। और इसका एग्जाम्पल है ब्यूना एस, ब्यूना एस रबर, ये इसका एग्जाम्पल है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। ब्यूना एस की जो मोनोमर यूनिट्स है, ब्यूना एस की जो मोनोमर यूनिट्स होती है वो होती है, एक तो है 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन, और दूसरी मोनोमर यूनिट है स्टाइरिन। दूसरी जो मोनोमर यूनिट यूज होती है वो होती है स्टाइरिन, और इससे बनता है ब्यूना एस रबर। ये दोनों क्या है, मोनोमर, ये क्या है, मोनोमर यूनिट्स है, और ये क्या है, पॉलीमर। उसमें केवल एक ही टाइप की मोनोमर यूनिट यूज हो रही थी, इसमें एक और एक दो टाइप की मोनोमर यूनिट यूज हो रही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हेटेरोपॉलीमर कहते हैं। इनकी स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ये तो है 1,3 ब्यूटाडाइन। और स्टाइरिन की स्ट्रक्चर देखें तो ऐसे बेंजीन रिंग बनानी है, पहले इसके ऊपर यहाँ CH लगा देना, यहाँ डबल बॉन्ड करके CH2 लगा देना। अब इसकी एन यूनिट्स और इसकी एन यूनिट्स जब ऐड होती है तो इससे क्या बनता है, पॉलीमर बनता है, जिसका नाम क्या है, ब्यूना एस। देखो सीधा सा सिंपल सा वे है इसको बनाने का। ये डबल बॉन्ड है, ब्रेक करो, ये डबल बॉन्ड ब्रेक करो, ये डबल बॉन्ड ब्रेक करो, तीनों डबल बॉन्ड्स को ब्रेक करो, क्योंकि जो एडिशन पॉलीमर होते हैं उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाली मोनोमर यूनिट्स यूज होती है मोस्टली। तो डबल बॉन्ड को यहाँ ब्रेक करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसको यूज अपन ब्रेक करेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी सेम होगा प्रोसेस। तो अब इनको हम नीचे कंडेंस करके लिखते हैं साथ में, CH2 सिंगल बॉन्ड बचा, CH CH CH2, और इनको दोनों के ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ क्या बन जाएगा, बॉन्ड। तो ऐसे लिख देंगे CH2, यहाँ सिंगल CH, और नीचे ऐसी की ऐसी बेंजीन रिंग, ऐसे भी बना सकते हैं इसको। अब इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन था उसको अपन बाहर लगा के बाहर बॉन्ड बना के ऐसे लिख देंगे। अब देखो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हो गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन था जो अभी भी यही है, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसका भी यूज हो गया, और इसका भी इलेक्ट्रॉन यूज हो गया। इन दोनों के फ्री इलेक्ट्रॉन से तो बॉन्ड बना सकते हैं, सही है। इसके बाद देखो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हो गया ये बॉन्ड बनाने में, और इसका भी यहाँ आपस में बॉन्ड बनाने में यूज हो गया, तो ये बॉन्ड बन गया। यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया तो इसका इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया, तो यहाँ ऐसे लगा के एन लिख देंगे हम, और इसी का नाम है ब्यूना एस रबर। ये क्या है, एक हेटेरोपॉलीमर है, हेटेरोपॉलीमर है। हेटेरोपॉलीमर क्या होता है, जिसमें एक से ज्यादा टाइप की मोनोमर यूनिट्स यूज होती है पॉलीमर बनाने के लिए, उसको क्या कहते हैं, हेटेरोपॉलीमर। देखो इसमें हमने क्या किया है, 1,3 ब्यूटाडाइन लिया, एक स्टाइरिन लिया, दोनों की रिएक्शन करवाई, एडिशन रिएक्शन। एडिशन का मतलब आपस में जुड़ते हैं केवल। तो यहाँ पर ये दोनों क्या हो गए, ऐड हो गए। इधर वाला था क्या, 1,3 ब्यूटाडाइन, ये क्या था, स्टाइरिन, दोनों ऐड हो गए तो पॉलीमर बन गया, जिसको ब्यूना एस रबर कहते हैं। ये सबसे सिंपल वे है। तो हमने देखा किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के बेसिस पे। तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के बेसिस पे कितने प्रकार के होते थे पॉलीमर्स, दो प्रकार के होते थे। एक तो क्या था, एडिशन पॉलीमर, और दूसरा क्या था, कंडेंसेशन पॉलीमर। अब एडिशन पॉलीमर दो टाइप का होता था, होमोपॉलीमर और हेटेरोपॉलीमर। तो होमोपॉलीमर का एग्जाम्पल था पॉलीथीन, हेटेरो वाले का एग्जाम्पल था ब्यूना एस, जो हमने भी ये देखा, ब्यूना एस रबर। अब हम पढ़ेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर, इसका सेकेंड पार्ट है कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर्स क्या होते हैं, जिनमें जो मोनोमर यूनिट्स है आपस में ऐड होती है, लेकिन क्या होता है, कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स बाहर हो जाते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स रिमूव होते हैं। जैसे एग्जांपल ले ले HCl, है ना, HCl, HNO3, H2SO4, ऐसे HCl, NH3, H2SO4, ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, रिमूव होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स बाहर रिमूव होते हैं। जैसे अगर इसकी हम डेफिनेशन पढ़ के देखें तो ऐसे होता है, द पॉलीमर्स विच आर फॉर्म बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोमर यूनिट्स, मोनोमर यूनिट्स के पॉलीमराइजेशन से होता है, विथ एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स सच एज वाटर, अल्कोहल एटसेट्रा, आर कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमर्स। जैसे HCl, वाटर, NH3, ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं रिएक्शन से। तो इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है नाइलॉन
6 ये इसका एग्जाम्पल है नाइलॉन 6 नाइलॉन 6 में 6 का मतलब क्या होता है, जो इसकी मोनोमर यूनिट्स होती है ना उनमें 6 कार्बन होते हैं दोनों में। नाइलॉन 6 की दो मोनोमर यूनिट होती है, एक तो हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन, हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन, और दूसरी क्या होती है एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। ये दोनों मोनोमर यूनिट जब कंबाइंड होती है तो क्या बनता है, नाइलॉन 6 बनता है। नाइलॉन 6 बनता है इन दोनों के कंडेंस होने से। नाइलॉन 6 बनता है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं नाइलॉन 6 के रिएक्शन। हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन, हेक्सा का मतलब क्या है 6, मिथाइलिन का मतलब CH2 6 कार्बन, हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन, एक इधर एमीन लगा दिया और एक इधर एमीन लगा दिया, इसका नाम है हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन। प्लस एक एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है CH2, यहाँ पर 4 कार्बन और इसके अलावा इधर होता है COOH और इधर भी होता है COOH, यहाँ लगा देता हूँ प्लस को। इसमें कितने कार्बन है 6 कार्बन है, इस वाले में 4, यहाँ पर 5 और 6 कार्बन है, इसीलिए इसको 6 नाइलॉन 6 कहते हैं। अब इन दोनों के कंडेंस होने से कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं, तो देखो NH2 को ऐसे लिख सकते हैं NH और एक हाइड्रोजन को इधर लिख लूँ मैं, कोई दिक्कत। तो ये क्या हो गया, यहाँ से OH और यहाँ से H क्या निकल जाएगा बाहर, -H2O, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से OH, एक इस वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। और इन दोनों रिएक्शन को जब कंडेंस करके लिखेंगे हम एक साथ, तो वो क्या होगा, हमारा पॉलीमर होगा। देखो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से H निकाला है, यहाँ से OH निकाला है, तो इस साइड में भी वैसा ही करना है। जैसे यहाँ से H निकला है तो ये तो एक मोनोमर यूनिट है इसकी, ये दूसरी मोनोमर यूनिट है, ऐसे हजारों मोनोमर यूनिट्स आपस में कंबाइंड होती है तब जाके पॉलीमर बनता है। तो इस हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन से और इधर जाके कहीं एडिपिक एसिड जुड़ेंगे, तो जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन निकाला हमने एक, वैसे इधर से भी एक हाइड्रोजन, और यहाँ से OH निकाला तो इधर से भी एक OH बाहर निकाल के लिखना होता है मेरे रिएक्शन में। देखो यहाँ से अगर हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या बचेगा, NH CH2 6 ऐसा का ऐसा। इसके बाद क्या बचा यहाँ पर N और एक हाइड्रोजन निकाल लिया तो क्या बचा H, तो नीचे लिख दो या साइड में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ क्या बचा, OH निकल गया था, क्या बचा CO, ऐसे ऊपर लिख सकते हैं। यहाँ क्या बचा CH2 4 कार्बन, ऐसे कैसे, यहाँ से अगर हम OH निकालेंगे तो क्या बचेगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर एक बॉन्ड। देखो यहाँ पर इधर हमने हाइड्रोजन निकाल लिया, यहाँ से OH निकाल लिया, है ना। तो ऐसे एक, ये तो एक सिंगल मोनोमर इसकी है, सिंगल मोनोमर इसकी है, इससे बना है, इसको नाइलॉन 6 कहते हैं। जैसे अगर इसकी भी N यूनिट होती है और इसकी भी N यूनिट होती है, आपस में कंबाइंड होती, तो N तो वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते, बहुत सारे हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं N मतलब। और जो हमारे पास पॉलीमर बनता है उसके भी यहाँ पे N लगा देते हैं कि पॉलीमर की जो चेन लेंथ है वो इन्हीं पे डिपेंड करेगी, इनकी जितनी मोनोमर यूनिट ज़्यादा होगी उतनी क्या होगा, पॉलीमर बड़ा होता जाएगा। इसको अपन कहते हैं नाइलॉन 6 क्यों कहते हैं, 6 कार्बन इसमें है और 6 कार्बन 4 5 और ये 6 इसमें है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, नाइलॉन 6। अब कंडेंसेशन पॉलीमर और एडिशन पॉलीमर में अगर हम डिफरेंस देखने जाएं तो एडिशन पॉलीमर में क्या था और कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या था। एडिशन पॉलीमर में क्या हो रहा था कि जो मोनोमर यूनिट्स होती है वो डायरेक्टली ऐड होती है, डायरेक्टली ऐड होती है, इसमें डायरेक्टली ऐड नहीं होती है, इसमें डायरेक्टली ऐड नहीं होती है, इसमें कोई स्मॉल मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकलता है, इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं रिएक्शन में। इसमें क्या होता है, जैसे अगर डायरेक्टली ऐड होती है तो एथीन की जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एग्जांपल था क्या इसका। और यहाँ पे हम क्या बना रहे थे, पॉलीथीन, 10 सिंगल बॉन्ड लगा के, ऐसे मोनोमर यूनिट है, N मोनोमर यूनिट होगी तो जितना बड़ा पॉलीमर बनेगा। अब जैसे इसमें 1 और 2 कार्बन है, अगर इनका मोलिकुलर वेट देखिए, कार्बन का कितना होता है 12, 2 हाइड्रोजन का कितना होता है 2, प्लस इधर वाले का कार्बन का वही 12 और इसका 2 हाइड्रोजन का ये +2, तो कितना हो गया 28 मोलिकुलर वेट है। अगर ऐसी 50 मोनोमर यूनिट्स आपस में ऐड होगी और उससे पॉलीमर बनेगा, तो 50 मोनोमर यूनिट्स ऐड होगी तो इसको 50 से मैं इंटू कर सकता हूँ, तो कितना हो गया 1400 ग्राम मानो मोलिकुलर वेट, हमने ऐसे ही लिया है। तो जो पॉलीमर बनेगा उसमें भी जैसे यहाँ पे जितने कार्बन, कोई स्मॉल मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकल रहा, तो जितने कार्बन इधर थे उतने ही इधर होंगे पॉलीमर में, उतने ही होंगे कि किसी रिएक्शन में ना तो किसी मॉलिक्यूल को या किसी
एलिमेंट को ना तो फॉर्म किया जा सकता है और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, हमें पता है ये रूल। तो इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पे 50 कार्बन है, 50 कार्बन है, तो इधर जो ऐड होगा और पॉलीमर बनेगा उसमें भी 50 कार्बन होंगे। 50 कार्बन होंगे तो इतने ही हाइड्रोजन होंगे, उस हिसाब से हाइड्रोजन होंगे तो इसका जो मोलिकुलर वेट है वो भी कितना होगा, इतना ही होगा सेम। तो इसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है, मतलब जो मोनोमर यूनिट्स होती है और जो पॉलीमर होता है, उनका जो मोलिकुलर वेट होता है वो क्या होता है, सेम होता है ना। इधर वाले में हमने अभी देखा नाइलॉन 66 वाला एग्जाम्पल देखा, नाइलॉन 66 वाला एग्जाम्पल देखा ऊपर। तो इधर था एडिपिक एसिड CH2 कितने थे, वो सॉरी अपन इधर देखते हैं CH2 हेक्सामेथिलीन डायमीन, यहाँ पर NH2 और NH2, और क्या था एक एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड में क्या था, CH2, ये 4 कार्बन थे, यहाँ पर COOH था और यहाँ पर भी क्या था, COOH था। इन दोनों की जब रिएक्शन करवा रहे थे तो यहाँ से कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल रहे थे, N वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल रहे थे, N वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं। तो जो पॉलीमर बनता है उसमें से कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं, तो कुछ मॉलिक्यूलर वेट भी कम हो जाता होगा। वाटर मॉलिक्यूल्स का भी तो कुछ मॉलिक्यूलर वेट होगा, जैसे ऑक्सीजन का 16 और 2 हाइड्रोजन तो कितना होता है, 18 होता है। तो ये कुछ मॉलिक्यूलर वेट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जो पॉलीमर बनेगा उसका मॉलिक्यूलर वेट और जो रिएक्टेंट होंगे, मतलब जो मोनोमर यूनिट्स है उसका, और जो पॉलीमर बनेगा क्या उसका मॉलिक्यूलर वेट सेम रहेगा, नहीं, क्योंकि जो मोनोमर यूनिट है उनका मॉलिक्यूलर वेट है, उसमें से कुछ मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स रिएक्शन से बाहर निकल रहे हैं वो लेके जा रहे हैं। तो जो मोनोमर और पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट कभी भी सेम नहीं होगा, समझ गए। इसमें क्या होता है, जो मोनोमर यूनिट होती है और वो पॉलीमर। इसके बाद क्या होता है, जो हमारा फोर्थ क्लासिफिकेशन है वो किस पे बेस है पॉलीमर्स का, बेस्ड ऑन द मोलिकुलर फोर्स। मोलिकुलर फोर्स के बेसिस पे कितने टाइप के होते हैं पॉलीमर्स, 2 टाइप के। एक होता है इलेस्टोमर्स और एक होता है फाइबर्स। इलेस्टोमर्स क्या होते हैं, जैसे रबर लाइक पॉलीमर्स होते हैं। ये कौन से होते हैं, रबर लाइक पॉलीमर्स। इनमें क्या होता है, जो वीक फोर्सेज होते हैं, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं, वीक होते हैं। जैसे हम रबर को जितना स्ट्रेच करते हैं उतना क्या होता जाता है, लंबा। जब उस पर से फोर्स हटा दिया जाता है तो वो ओरिजिनल शेप में आ जाता है अपना। वो तो होते हैं क्या, इलेस्टोमर्स। और दूसरा पॉलीमर्स कौन से हैं, फाइबर्स मतलब क्या होते हैं, जो क्लॉथ्स बनाते हैं ना हम, जो क्लॉथ्स बनाते हैं, क्लॉथ्स में जो यूज होते हैं फाइबर, वो बनाने वाले पॉलीमर्स होते हैं दूसरे। तो इलेस्टोमर्स की हम डेफिनेशन देख सकते हैं, दीज आर द रबर लाइक सॉलिड पॉलीमर्स विच पॉलीमर्स चैन होल्ड टुगेदर बाय द वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स। इसका एग्जाम्पल हम देखें तो क्या होता है, नेचुरल रबर। एग्जाम्पल होता है नेचुरल रबर, ब्यूनाएस रबर, ये सभी इसके एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, वीक फोर्सेज होते हैं, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं बिटवीन द चेन। जब पॉलीमर को फोर्स लगाते हैं तो पॉलीमर क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। जब पॉलीमर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स हटा दिया जाता है तो पॉलीमर क्या हो जाता है, अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। जैसे रबर को हम जितना स्ट्रेच करेंगे उतना ही लंबा होता जाता है, उसके बाद जब भी उसको छोड़ देते हैं वापस अपनी शेप में आ जाता है। और हम बात करें फाइबर्स वाले की, तो फाइबर्स में क्या होता है, क्रॉस लिंकेज होता है बीच में, क्रॉस लिंकेज। स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा था हमने, तो इसके अंदर क्या होता है, क्रॉस लिंकेज होता है। पॉलीमर्स की स्ट्रक्चर के बीच क्रॉस लिंक्ड होता है। जैसे क्रॉस लिंक्ड होता है, अगर पॉलीमर को हम ज़्यादा खींचना चाहें तो क्या होता है, वो लिंकेज ब्रेक हो जाता है। लिंकेज ब्रेक होने से क्या हो जाता है, पॉलीमर भी ब्रेक हो जाता है। वो उनका लिंकेज ब्रेक होगा, क्रॉस लिंकेज ब्रेक हो जाएगा बीच में से। क्रॉस लिंकेज ब्रेक होगा तो क्या होगा, पॉलीमर भी ब्रेक हो जाएगा। तो जैसे हम किसी क्लॉथ्स के धागे होते हैं उनको खींचते हैं ज़्यादा, तो वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। वो क्या, एक फाइबर्स होते हैं। और ये किसके लिए यूज़ होता है, ये क्लॉथ्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं। और क्या बनाते हैं, नेट्स बनाते हैं इससे। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक और डिफरेंस है, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, शार्प होता है मेल्टिंग पॉइंट। ये फिक्स एक मेल्टिंग पॉइंट, जैसे हम इसको हीट करने लगे और 200 डिग्री सेल्सियस पर अगर ये मेल्ट हो रहा है, ये सॉलिड से क्या हो रहा है, लिक्विड हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, तो इसका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होगा कि 200 डिग्री सेल्सियस। इन वालों का क्या होता है, जो इलेस्टोमर्स होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, शार्प नहीं होता है। मतलब अगर हम इनको हीट करेंगे तो ये क्या होंगे, जैसे 150 डिग्री सेल्सियस से क्या होने लग गए, मेल्ट होने लग गए। और जब हम 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले गए तब तक भी क्या होते जा रहे हैं, ये मेल्ट होते जा रहे हैं। इनका कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, इनका क्या होता है, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसी हिसाब से हम दोनों को क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये रबर लाइक होते हैं, इनमें क्या होता है, स्ट्रेच लाइक पॉलीमर्स होते हैं। इनके वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। इसमें क्रॉस लिंकेज नहीं होता है, इसमें क्रॉस लिंकेज होता है। इनके एग्जांपल है रबर, इनका है क्लॉथ, और नेट्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं, ब्यूनाएस वगैरह।
इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सॉरी इनका शार्प होता है मेल्टिंग पॉइंट, इनका शार्प नहीं होता है। ये हमारा फोर्थ क्लासिफिकेशन है। हम 4 प्रकार से उनको क्लासिफाइड कर चुके हैं। पहला क्या था क्लासिफिकेशन, किसके बेसिस पे था, फर्स्ट वाला था बेसिस ऑन सोर्स ऑफ ओरिजिन, सोर्स ऑफ ओरिजिन। दूसरा वाला क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे था, दूसरा वाला था स्ट्रक्चर के बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तीसरा था पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के बेसिस पे कि किस प्रकार से बना सकते हैं। फोर्थ वाला क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द मोलिकुलर फोर्स। थोड़ा रिवाइज करके देखते हैं। सोर्स ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे 3 प्रकार का था, नेचुरल, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक, सही है। स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी 3 प्रकार का था, लीनियर, ब्रांच्ड और क्या था, क्रॉस लिंकेज। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के बेसिस पे 2 टाइप के होते थे, कौन कौन से थे, एक तो था एडिशन रिएक्शन और एक था कंडेंसेशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन 2 टाइप का था, होमो और हेटेरो। अब है मॉलिक्यूलर फोर्स के बेसिस पे कौन कितने टाइप का होता है, 2 प्रकार का होता है, एक तो क्या होता है इलास्टोमर्स और एक होता है फाइबर्स। अब हम इसके अलावा फिफ्थ वाला देखेंगे क्लासिफिकेशन। फिफ्थ क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट कैसा पड़ता है पॉलीमर के ऊपर, इसके बेसिस पे 2 प्रकार के 2 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है, एक तो थर्मोप्लास्टिक है और एक है थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, 2 प्रकार से डिवाइड कर रखा है, जिसमें क्या होता है एक तो थर्मोसेटिंग और दूसरा क्या होता है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, इन पॉलीमर्स को जब हीट करते हैं हम, जैसे प्लास्टिक होती है ना, प्लास्टिक वही है सेम, जब हीट करते हैं इनको तो ये क्या बन जाते हैं, लिक्विड बन जाते हैं, फ्लूइड और लिक्विड बन जाते हैं। जब इनको हीट करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं, और जब इनको वापस कूल करते हैं, वापस अपन इनको क्या करते हैं, कूल करते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। तो इनको बार बार हम क्या कर सकते हैं, हीट करके लिक्विड में चेंज करके वापस कूल करके हार्ड कर सकते हैं। इट मीन्स क्या कर सकते हैं, जब इनको हीट किया जाएगा तो ये लिक्विड हो जाएंगे, लिक्विड होने के बाद इसको जिस प्रकार के हम मॉडल में डालेंगे उसी प्रकार की ये क्या कर लेंगे, सेफ ले लेंगे और हार्ड हो जाएंगे। तो इनको बार बार हम रीयूज कर सकते हैं थर्मोप्लास्टिक को हीट करके लिक्विड स्टेट में चेंज करके वापस से जब कूल करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे। तो इनको बार बार अलग अलग शेप में चेंज किया जा सकता है। थर्मोप्लास्टिक वो होते हैं, दीज प्लास्टिक्स आर व्हेन हीटेड दे मेल्ट एंड फॉर्म ए फ्लूइड बनाते हैं विच सेट्स इनटू द हार्ड मास ऑन कूलिंग। दे कैन बी कास्ट इनटू डिफरेंट शेप्स बाय द यूजिंग सुटेबल मॉडल्स। और एग्जांपल होता है क्या, पॉलीथीन एक एग्जांपल होता है, या हम प्लास्टिक कह सकते हैं ना, प्लास्टिक एक एग्जांपल होता है इसका। जो दूसरा होता है थर्मोसेटिंग पे जब भी हीट करते हैं, टेम्परेचर का क्या करता है, जब भी हीट करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, ब्रिडल हो जाते हैं, ब्रिडल और क्या हो जाते हैं, इनको हम कह सकते हैं कि ये हार्ड हो जाते हैं, बिकम्स हार्ड और इनफ्लूएंसेबल, क्योंकि इनमें क्या होता है, क्रॉस लिंकेज होता है, इनमें क्रॉस लिंकेज होता है। तो ज़्यादा हीट करने पे क्या हो जाते हैं, ये ब्रेक हो जाते हैं, इनका क्रॉस लिंकेज ब्रेक हो जाता है और इनको रीयूज नहीं किया जा सकता, एग्जाम्पल होता है बेकेलाइट, इसका एग्जाम्पल होता है बेकेलाइट। इसी के साथ सेकंड क्लास हम खत्म करते हैं। इसके बाद पार्ट 3 होगा जिसमें हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के क्या पढ़ेंगे, मेथड्स कि कैसे कैसे हम पॉलीमर्स को बना सकते हैं अलग अलग टाइप से। थैंक यू।